स्वागत है आप सबका गोवा में। गोवा की ना कुछ अलग ही वाइब है और वैसे ही Hyundai Venue की वाइब है अलग से। अब गोवा में इसका ड्राइव रिव्यू बन रहा है तो स्वागत है आप सबका गोवा और इसके मोस्ट डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू में, जिसमें हम डीजल जो नया ऑटोमेटिक है उसके बारे में बात करेंगे, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड के बारे में बात करेंगे, 1 लीटर के बारे में ही बात करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए अगर आप वेन्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हो ना, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू Hyundai Venue। गाड़ी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली है तो मैं ड्राइव रिव्यू पे ज़्यादा फोकस करूंगा, स्पेशली क्योंकि जब डीजल ऑटोमेटिक नया लॉन्च हुआ है तो पहले डीजल ऑटोमेटिक ही आपके साथ बताता हूँ। दो वेरिएंट है HX5 और HX10 डीजल ऑटोमेटिक में। मैनुअल में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, मैनुअल में माइलेज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक। और यही बात सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी कि माइलेज वाइज देखेंगे तो पेट्रोल ज़्यादा सेंस बनाएगा, लेकिन ड्राइव करने में ऑब्वियसली अगर आपको एक टॉर्की इंजन चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिलीवरी दे सके तो आई थिंक वो डीजल ही है। और ये इंजन तो ट्राइड एंड टेस्टेड, पता नहीं कितनी सारी गाड़ियों में आता है, कितने ज़्यादा किलोमीटर ये चला है और मैनुअल में तो बढ़िया माइलेज ये देता है। ऑटोमेटिक में थोड़ी इसकी माइलेज कम हो जाती है, बट टॉप वेरिएंट में तो ऑप्शन ही ऑटोमेटिक की है तो क्या करें। हालांकि जो टॉर्क कन्वर्टर का रिस्पॉन्स है अमेजिंग। मैनुअल में पावर आपके हाथों में रहती है, जब मर्जी गियर चेंज कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक में भी ऐसा है। पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, यानी कि पावर आपके हाथ में रहेगी। जब आपको ओवरटेक करना है या एकदम से पावर चाहिए, आपको लगता है कि यार पावर कम पड़ रही है सपोज चढ़ाई वगैरह में, तो कुछ नहीं, गियर एक डाउन करो और ऐसे बूस्ट कर जाओ। बट जो मर्जी बोलो यार, ये Hyundai का इंजन इज सो रिफाइंड। मुझे ये डीजल इंजन बहुत पसंद है इनका। रही बात इसके पेट्रोल टर्बो इंजन की, अमेजिंग इंजन। क्यों? क्योंकि रिफाइन के साथ साथ कम प्राइस पे आपको बढ़िया माइलेज और पावर भी देता है, और जब DCT के साथ मिल जाए तो ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो जाती है। ये इंजन उनके लिए जिनको एक बढ़िया पावर होने के साथ साथ एक बैलेंस्ड प्राइस भी चाहिए, क्योंकि डीजल थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो देखो लग रहा है, वो भी तब जब वो बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। हम सोचे ना यार 20-25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हो, 25 तो नहीं, चलो 20-21 के आसपास भी आ जाए तो प्राइस आप एक्स्ट्रा पे करो कि हाँ यार 1 लाख मैंने पेट्रोल से ज़्यादा दिया। क्योंकि डीजल में देखो बैन होने की टेंशन भी रहती है, प्लस प्रॉब्लम मेजर वो है कि प्राइस आप एक जो इनिशियली ज़्यादा देते हो उससे बचना है, तो आई थिंक पेट्रोल टर्बो वुड मेक बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइस। पेट्रोल में भी पावर डिलीवरी हो, एक्सलेरेशन हो, इन सब में 10 on 10 बढ़िया इंजन है। हाँ, सिटी में माइलेज अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको फिर मैनुअल वेरिएंट में 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो है उसे प्रेफर करना चाहिए। पावर उसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी ईजिली मिल जाती है। कम प्राइस में बढ़िया माइलेज वाला इंजन, रिफाइंड इंजन चाहिए, दैट इज़ द वन फॉर यू। और बेस वेरिएंट्स तो वैसे ही वैल्यू फॉर मनी है। इंजन्स के बाद वैसे गाड़ी कैसे चलाना है वो बताते हैं। स्टीयरिंग पहले से ज़्यादा थोड़ा हैवी हुआ है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। हो सकता है कईयों को यूटर्न वगैरह लेते समय लगे कि यार और स्मूथ होना चाहिए था, बट यार एक इंजन में करैक्टर होना चाहिए, एक फील तो होनी चाहिए। ये स्टीयरिंग मुझसे बात कर रहा है, ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, एंड आई बिलीव 9 out of 10 में इस स्टीयरिंग को दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ द वेट। डिज़ाइन में तो 11 out of 10 है। और इसी तरीके से सस्पेंशन पे भी काम किया गया। देखो, सोचने वाली बात है, किया सिरोस वाला ही प्लेटफॉर्म है, वैसी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक देखने को मिले, बट सस्पेंशन इज़ सो मच बेटर। किया सिरोस में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सस्पेंशन, बट वेन्यू में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज काफ़ी बैलेंस सस्पेंशन है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सॉफ्ट है कि यार बॉडी रोल आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है कि आपको झटके ही लगी जा रहे हैं। बैलेंस्ड होने का मतलब है हाईवे पे आपको स्टेबिलिटी मिले और सिटीज़ में खड्डे, स्पीड ब्रेकर्स, ये सब में आराम से निकाल लें। जैसे अभी ये स्पीड ब्रेकर है, कितना इजीली निकल जाएगा, चूं भी नहीं आई, इतनी सी भी आवाज़ नहीं आई। ऐसे ही खड्डों में काफ़ी कम आवाज़ आती है और फील भी उतनी नहीं होती, तो कंफर्टेबल एक्सपीरियंस तो है गाड़ी का।
ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का मतलब है कि आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस में एक कॉन्फिडेंस फील हो। हाउएवर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर लोअर वेरिएंट्स लेंगे तो उसमें आपको रियर में ड्रम ब्रेक ही मिलेगी। तो ब्रेक तो बढ़िया लगेगी, लेकिन ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी। एसयूवी है तो फील पूरी आती है, बोनट इजीली विजिबल है, विजिबिलिटी भी 10/10 है। हाउएवर छोटी सी चीज़ कि जो हाइट एडजस्टमेंट है ना सीट की, वो अभी भी मैनुअल है। काश इलेक्ट्रिक हो जाती तो मज़ा आ जाता। जैसे वेन्यू एक लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट है, वैसे इन्वॉल्व 1 का ये परफ्यूम द मस्क एलिक्सर एक कमाल का परफ्यूम है। लग्जरी फील कराता है, मेड इन इंडिया है, डिस्काउंट भी चल रहा है। 10% कूपन कोड के लिए कार गाइड लगाएं और साथ में 10% का डिस्काउंट पाए। मेरे कहने पे ट्राई जरूर करें, और भी फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है, लेकिन ये जरूर ट्राई करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स लाइक द ADAS लेवल 2 सेफ्टी। Venue has 16 features and the Venue N-Line has 21। 2 एडिशनल रेडार आपको मिल जाते हैं Venue N-Line में, बट अभी हम Venue चला रहे हैं तो इसके बारे में पहले बात करें। ADAS फीचर्स डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होते हैं। ध्यान रखें कि Venue के सिर्फ टॉप में अवेलेबल है, बट आपको पता होना चाहिए कि ADAS फीचर्स होते क्या, तो थोड़ा सा उन्हें भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लेन कीप असिस्ट, द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ देम ऑल, एंड जो सबसे ज़्यादा यूज होता भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईवे पे जब आप होते हो, जैसे अभी हम हैं, ठीक है, लेन में ये रहने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली मूव करता है, जैसे इस टाइम पे कर रहा है जब टर्न लेफ्ट या राइट कुछ आता है, बट एक पर्टिकुलर स्पीड होनी ज़रूरी है और एक पर्टिकुलर एंगल तक करेगा। ऐसे पूरा लेफ्ट टर्न नहीं ले लेगा या पूरा राइट टर्न नहीं ले लेगा, उस कर्व में आपकी रहने में हेल्प करता है। सी लाइक दिस। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, 2 रीज़न बताता है। एक तो हमारी ड्राइविंग सुधारता है, दूसरा हेल्प तो करता ही करता है। ड्राइविंग सुधारता कैसे कि एथिकली जब आप गाड़ी एक चलाते हैं, चाहे ADAS हो या ना हो, लेन कीप असिस्ट तो आपके माइंड में होना चाहिए ना। जिस लेन में चल रहे हो उसी लेन में रहो। लेन चेंज करनी है, इंडिकेटर दो, लेन चेंज करो। ऐसा मत करो ना प्लीज़ कि एक टायर 2 टायर एक साइड आपकी गाड़ी की एक लेन में और 2 साइड आपकी गाड़ी की एक लेन में, ना उधर के ना इधर के। तो प्लीज़ ऐसी ड्राइव मत किया करो, प्रॉपर एथिक्स के साथ ड्राइव करो। जो लोग गलत करते हैं, मुझे पता है आप तो सही करते हो, जो गलत करते हैं दूसरा फीचर रियर क्रॉस ट्रैफिक अवॉइड डिस्टेंस। बेसिकली ये Venue में भी है, क्योंकि पार्किंग सेंसर से काम करता है। N-Line में तो प्रॉपर रेडार है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का काम करे, लेकिन पहले आपको रियर क्रॉस में बताता हूँ। जब आप गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालते हो, कई बार क्या होता है, उस तरफ से ऐसे कोई आ रहा है या इधर से कोई आ रहा है। अब रिवर्स में गाड़ी निकाल रहे हो तो आपको दिखेगा तो नहीं, ना आंखों से ना मिरर से, लेकिन सेंसर्स को डिटेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो गाड़ी के पीछे लगे, आप आगे बैठे हो, तो वो सेंसर डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेते हैं। इससे 2 जनों का फायदा हुआ। आपका तो हुआ कि गाड़ी नहीं लगी, वो जो तेज आ रहा था या स्लो भी आ रहा था, उसकी भी गाड़ी लगने से बच गई, क्योंकि आपने एकदम से ब्रेक लगा दी। आप भी ऐसे ले जाते, वो भी आ जाता, निकालते और ठा। तो रियर क्रॉस ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, यूजफुल फीचर है 2 जनों के लिए। जिसकी गाड़ी में ADAS नहीं है उसके लिए भी। नेक्स्ट इज सेफ एग्जिट वार्निंग। ये तो वैसे गाड़ी रोक के आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊंगा, बट फिर भी बता देता हूँ। जब हम गाड़ी से उतरना चाहते हैं, पीछे कई बार कोई व्हीकल आ रहा है, ये जो सेफ एग्जिट वार्निंग है, ये आपको Venue N-Line में मिलता है, क्योंकि उसमें रेडार पीछे एडिशनल है। तो दरवाज़ा आप खोलना चाहते हो तो आप ऐसे खोलते हो, खोल देते हो, और पीछे वाली गाड़ी ठा आपके दरवाजे पे बच सकती है। गाड़ी का नुकसान ज़्यादा होगा, डोर तो चलो कोई बात नहीं, उस गाड़ी का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा या आपको भी चोट लग सकती है। तो उस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक बिहाइंड। लेकिन आप कई बार देखना रह जाता है, तो सेफ एग्जिट वार्निंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो अपने रेडार से चेक करता है पीछे कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा, और यहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लग जाती है अगर कोई पीछे व्हीकल हो, जिससे आप बाहर निकलने से पहले एटलीस्ट देख सको कि निकलूँ या ना निकलूँ। अब अगेन क्योंकि ये Venue है, N-Line नहीं, यहाँ पर कोई लाइट या इवन सिंबल नहीं है। N-Line वाला मैं एक बार क्लिप दिखा देता हूँ आपको कि वो कैसा सिंबल लगता है। और वैसे एथिकली ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, दूसरा हाथ यूज़ करो। राइट डोर खोल रहे हो तो लेफ्ट से खोलो, ताकि आप पूरा टर्न ऐसे हो जाए और आपकी आंखें रोड की तरफ हो सके, ठीक है। थोड़ी ड्राइविंग क्लास भी लगी रही है आपकी, आई थिंक साथ साथ आपको तो सब पता है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। Venue N-Line का ही एक और फीचर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। वो जो लाइट की मैं बात कर रहा था, वो ऑन तब भी होती है जब आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे कोई व्हीकल आ रहा है, थोड़ा दूर भी है तब भी। वो सेंसर इतनी दूर डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसके लिए प्रॉपर रेडार चाहिए होता है, जो कि आपको N-Line में मिले, Venue में नहीं। तो उसमें भी क्या है, कई बार ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, आपके मिरर में कई बार नहीं दिखती, लेकिन गाड़ी पीछे होती है। कई बार दिखती नहीं है चीज़, होती वही है। तो उस केस में
ये फीचर आपकी हेल्प करे ताकि आप एकदम से लेफ्ट या राइट ना हो, ठीक है। फिर वो फीचर जो बहुत ज़्यादा सेफ्टी को इंक्रीज करता है, द ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। जब कोई पेडेस्ट्रियन, कोई पर्सन सामने ऐसे आ जाए, चाहे क्रॉस करता हो या ऑन कमिंग ट्रैफिक का भी वैसे ये देखता है, उसमें भी गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाती है। अब उसमें एक असिस्टेंस भी मिलती है। कई बार आपने ब्रेक लगाई है, पूरी नहीं भी लगी, तो पास जाके एकदम से ज़ोर से ब्रेक लग जाएगी। बस टक्कर नहीं होनी चाहिए, यही इस गाड़ी का मकसद होता है, यही इस एडास फीचर का मकसद होता है। अब वेन्यू की एक बहुत खास बात, एडास फीचर्स में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट एडास वाली सारी गाड़ियों में आता है, लेकिन इसमें है स्मार्ट वाला। कैसे? स्टॉप एंड गो ट्रैफिक भी। यूजुअली अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए आपको 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन इन द केस ऑफ स्मार्ट स्टॉप एंड गो, जब आप ऐसे चल रहे हो और आगे वाली गाड़ी रुक जाती है, तो उस टाइम पे गाड़ी आपकी भी रुक जाएगी। 3 सेकंड तक अगली गाड़ी अगर चल पड़ी, मूव कर गई, तो उसके पीछे पीछे आपकी गाड़ी भी चलेगी। हाउएवर 3 सेकंड तक नहीं चली तो हल्की सी रेस दोगे तो आप फिर चल पाओगे। बट इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अगली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंगली ये चेक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ 50 पे, अगली गाड़ी 50, मैंने सेट कर दिया क्रूज 50 पे। अब वो गाड़ी अगर 40 होगी तो मेरी गाड़ी भी 40 हो जाएगी, फिर अगली गाड़ी 50 हो गई तो मैं वापस 50, लेकिन अगर वो 60 हो गई तो ये नहीं उसके पीछे पीछे मैं भी 60। मैंने तो 50 ही सेट करी थी, तो मैक्सिमम वुड बी 50, मिनिमम वुड बी द फर्दर कार। सिंपल एज दैट। ये जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या बिल्कुल वो जो क्रॉलिंग होती है ना, गाड़ी चली रुकी, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियों में आता है। कुछ गाड़ियों में एडास मैनुअल में भी अवेलेबल होता है, बस उसमें ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फिर नहीं होता, उसमें फिर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन की पोजीशन जैसे फीचर्स होते हैं। लेकिन फिर भी वेन्यू के 16 एडास फीचर्स आपके लिए प्रॉपर लिस्ट आउट यहाँ कर देता हूँ। रही बात वेन्यू की, तो ये नया प्लेटफॉर्म K1 इनहैंस्ड है, वही प्लेटफॉर्म जो कि किया सिरोस में है, यानी कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग फ्रॉम भारत एनकैप। वेन्यू के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें हाईलाइट किया जाए, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग इंटीरियर, और एक ही चीज़ बोलूँगा, प्यारा इंटीरियर। जिसने भी इसकी कलर चॉइस और मटेरियल चॉइस करी है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। गुड जॉब मेरे दोस्त। पूरे कैबिन में छोटे छोटे एलिमेंट्स वर नॉट आस्क्ड बाय एनीवन बट गिवन बाय Hyundai। नाइस जॉब नहीं? दीज ड्यूल 12.3 इंचेस पैनोरामिक कर्व डिस्प्ले इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि गाड़ी में बैठती सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी यही होती है। इनफैक्ट फ्लुएंट है, इजी टू यूज़ है, दिखने में भी बढ़िया है। कई गाड़ियों में आपने 360 डिग्री कैमरा देखा होगा, लेकिन एक बार वेन्यू की क्वालिटी देख लोगे तो बाकी गाड़ियों को भूल जाओगे मेरे दोस्त। क्या मस्त क्वालिटी है यार, नाइस। साथ में मिले आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 4-वे इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स। रियर सीट में ये 2 स्टेप रिक्लाइनिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों? क्योंकि सब 4 मीटर कैटेगरी एसयूवी सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनका रिक्लाइन एंगल इज ओके, ऐसे वाव वाली फील नहीं आती, बट इन वेन्यू इट डज फील वाव, स्पेशली जब आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाए, जैसे कि प्रॉपर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स और एक प्राइवेसी कर्टन भी। और ये बोस के स्पीकर्स आर एक्चुअली गुड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4 स्पीकर, 4 ट्विटर नहीं, प्रॉपर 4 स्पीकर्स, एक सब वूफर और एक सेंटर स्टेज पे भी, और 2 ट्विटर तो हैं ही, तो म्यूजिक आपका अल्टीमेट लेवल का हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि टॉप वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन है ही नहीं, यानी कि HX10 में पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड DCT एंड द डीजल टर्बोचार्ज्ड टॉर्क कन्वर्टर ही आपको मिलता है। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि सबको ऑटोमेटिक चाहिए। अगर आपको मैनुअल का टॉप वेरिएंट लेना है तो कुछ फीचर्स से हाथ धोने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स, जैसे एडास, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पैडल शिफ्टर्स, ये सब, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तो ऑटोमेटिक के लिए। लेकिन HX8 टॉप से एक नीचे वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल अगर लोगे, पैसे तो बहुत बचेंगे, लेकिन फीचर्स फिर 360 डिग्री कैमरा, बड़ी 12.3 इंचेस वाली स्क्रीन्स वो नहीं मिलेगी आपको, और ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं जो कि नहीं मिलते, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। गाड़ी की हाइट और विड्थ बढ़ी है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। व्हील बेस भी बढ़ा है 20 mm, जिसकी वजह से नी रूम थोड़ा एडिशनल मिलने लग गया। ब्रांड ने क्या किया, सीट्स को थोड़ा सा स्कूप कर दिया। अब स्पेस तो बढ़िया हो गई, लेकिन आपकी सिर्फ लेग्स के लिए। अगर कोई सामान रखना चाहते हो तो उसकी स्पेस यहाँ नहीं है।
वो सिर्फ नीचे मिलेगी या साइड में मिलेगी। एक गाड़ी में स्पेस होना बहुत जरूरी है, आपके सामान के लिए और आपके लिए भी। जैसे वेन्यू में आपको नी रूम, लेग रूम, हेड रूम वगैरह सब बढ़िया मिले, लेकिन सामान का क्या? तो प्रॉपर कप होल्डर्स, जिसमें आप ऑब्वियसली बॉटल भी रख सकते हैं, बीच में फ़ोन रखने की जगह भी है, और कुछ और रखना चाहो तो वो भी रख पाओगे। एडिशनली आगे भी स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सब मिले। आप अगर इसे यूज़ नहीं कर रहे हो और फ़ोन और चार्ज करना चाहते हो, तो अपने वायरलेस चार्जर से फ़ोन भी चार्ज कर पाओगे। और इतना ही नहीं, कुछ और सामान रखना है तो यहाँ पर भी स्टोरेज अवेलेबल है। नाइस, ये वाली स्टोरेज गाड़ियों में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ये सबसे इजी है एक्सेस करने के लिए। ये साइड पे हो जाती है, आप सामान भूल भी सकते हो, ये तो आपके सामने है। तो शेड्स, वॉलेट, फ़ोन, कुछ भी है, जो पैसेंजर आपके साथ है वो कंफर्टेबल फील करना चाहिए, तो उसके लिए सामान रखने की जगह अलग से है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके लिए नीचे तो स्पेस आपको मिल ही जाती है। और ये जो ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड भी है, जैसे मैंने एप्पल रखा था सुबह, ठंडा बड़ा पूरा मज़ेदार। इनडोर्स की एक बात और बता दो, जो ये हैंडल देख रहे हो आप, देख सकते हो यहाँ कोई लॉक नहीं है अलग से। तो जब आपको गाड़ी को अनलॉक करना है तो एक बार नहीं 2 बार करोगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, डोर बेसिकली अनलॉक हो जाता है। बट अब मैं इस अनलॉक डोर को मैन्युअली लॉक करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। वो गाड़ी जब एक स्पीड पे चलेगी तो ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाएंगे। बट सपोज मैं जाके बैठा हूँ, अब मैं बैठा हूँ, गाड़ी चल रही है, अब मैं इसे लॉक तो कर ही नहीं सकता ना, इसे तो बाहर से कोई खोलना चाहे बहुत इजीली खोल सकता है। तो ये एक मेरे को बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा कि मैनुअली मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे को राइट साइड पे जाके प्रॉपर सेंट्रल लॉकिंग से डोर लॉक करना होगा, तभी चारों होंगे। सिंगल मैं अकेले खुद से नहीं कर सकता। आउच। इस गाड़ी का एक इंटरेस्टिंग बिट है, टेल लैंप्स, इंडिकेटर बहुत इजीली नजर आ जाते हैं, बट रिवर्स लाइट का क्या? लेट मी शो यू द रिवर्स लाइट। हाँ, इतनी नीचे रिवर्स लाइट है इसकी। नुकसान कोई नहीं है, सही है, मेरे ख्याल से इजीली सबको दिख जाएगी। द ओनली प्रॉब्लम इज कई बार 2 गाड़ियां बिल्कुल पास बम्पर टू बम्पर लगी होती है और मुझे अगर रिवर्स करना है तो ये रिवर्स लाइट नहीं दिखने वाली भाई। आपको रखने की जगह तो बना ली Hyundai ने, बूट स्पेस का क्या? तो बड़े बैग्स इजीली आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैबिन बैग्स हमने रखे हुए हैं, ये भी ऑलमोस्ट एक कैबिन बैग का साइज़ हो जाता है। तो 3 ये, इसी के ऊपर 3 ऐसे और आराम से आ सकते हैं, यानी कि 6 कैबिन बैग्स, फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है इस तरीके का सामान रखने के लिए, या छोटे बॉक्सेस आगे रखने के लिए, शूज़ रख सकते हो। हाउएवर बड़े बैग्स की जहाँ तक बात आती है, 3 बड़े फुल साइज बैग्स आराम से आ जाएंगे ऊपर करके, थोड़ी पार्सल ट्रे हल्की सी ऐसे करके ऊपर हो जाएगी उसमें, बट डेफिनेटली ईजी है। 375 लीटर्स, यानी कि बूट पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। 60-40 रेशो, स्प्लिट सीट भी है, एलईडी नहीं, हैलोजन लाइट भी है, और ये आपको बोस का सबवूफर मिल जाता है। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जहाँ पर बहुत कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, पार्सल ट्री की क्वालिटी बहुत बेकार रखते हैं, लेकिन इंजन पॉइंट से मेरा मानना ये है कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड बेस वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है। ये बात तो समझ आती है, बिकॉज उसमें 6 एयर बैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, साथ में 10.25 इंचेस की स्क्रीन, 4 स्पीकर सिस्टम, क्या कमाल का ब्लैक नया स्टीयरिंग व्हील, सब मिल जाता है। और ऑफकोर्स नया प्लेटफॉर्म भी, तो सेफ्टी भी मिले। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाने का सोच रहे हो, HX5 वेरिएंट फिर भी सेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारी ऑप्शंस मिल जाती है, यानी कि नेचुरल एस्पिरेटेड भी है, टर्बो पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक भी है, और डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक भी है। तो अगर सारे वेरिएंट्स में से चूज़ करना है तो HX5 एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि उसमें ज़रूरत के फीचर्स भी हैं, प्राइस भी थोड़ा जस्टिफाइड सा लगता है, और आपको एक बड़ा साइज़ भी तो मिल ही जाता है ना, वो तो चाहे बेस लो चाहे कोई भी लो। लेकिन उसके बाद सोच रहे हो तो गो फॉर द टॉप वेरिएंट, बीच में और कहीं मत फंसो। HX10 वेरिएंट लो, पेट्रोल ऑटोमेटिक लो, बेस्ट रहेगा। डीजल ऑटोमेटिक की माइलेज उतनी ज़्यादा है नहीं, उसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा भी दोगे, बैन होने का भी रहेगा, कुछ स्टेट्स में RTO भी ज़्यादा देनी पड़ती है। आई थिंक यू शुड गो विद द पेट्रोल DCT। आप जब Hyundai वाले ही वीडियो देखेंगे, यार पहले कहते डीजल ऑटो लॉन्च करो, अब जब कर दिया तो कह रहे हो मत लो। तो मैं ये बोल रहा हूँ पेट्रोल ज़्यादा सेंस बनती है, और देखते हैं सेल्स फिगर्स क्या कहती हैं। आप बताओ, पेट्रोल ऑटोमेटिक या डीजल ऑटोमेटिक क्या प्रेफर करोगे? आई नो पेट्रोल की टॉर्क कंपैरेटिवली कम है, लेकिन सेंस ज़्यादा वो बनाता है। 14.5 लाख उसमें समझ भी तो आते हैं। आपको क्या लगता है कि बेस्ट वेरिएंट कौन सा? अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना। रही बात CNG की, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो उसका कोई चांस लग नहीं रहा, और वैसे ही चांस नहीं लग रहा AMT का भी। तो जो है अभी तो यही है। नई वेन्यू में बहुत कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो भी तो बताना है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, AMT ऑप्शन, CNG ऑप्शन,
हाइट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकली नहीं होती, मैनुअल होती है होती ड्राइवर सीट। सन ग्लास होल्डर नहीं है कोई भी। उसके साथ साथ कैबिन में अभी भी हेलोजन लाइट्स हैं, ड्यूल जोन एसी और रियर सीट पे वेंटिलेशन, ये चीज़ें नहीं हैं, पहले ही बता दूं। अब ये मोस्ट डिटेल वीडियो तो खत्म हुई। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मेरे को अब आई थिंक गोवा को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।